नमस्कार दोस्त, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में आप मध्यकालीन बिहार का पढ़ेंगे, लेकिन आज इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा किताब के बारे में बता दूं जो पहले मैंने पढ़ाया था, तो इसको रिवीजन करा दूं। दो टॉपिक है जिसको मुझे कराना है रिवीजन। देखिए इसको, यानी कि राज्य राजधानी किसका कहाँ पे था और कुछ किताब के बारे में, साहित्य के बारे में मैं बता दूं। इसका पीडीएफ भी मेरे द्वारा दिया जाएगा, अभी नहीं, पूरा कंप्लीट होने का पूरा बुक का एक पीडीएफ देंगे ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छे से बने। छोटा छोटा देंगे, बहुत सारा पीडीएफ आप परेशान हो जाएंगे, इसीलिए एक ही साथ सारे पीडीएफ दे देंगे। देखिए बृहद्रथ का जो राजधानी था वो गिरिब्रज राजगीर था। मगध की प्रथम राजधानी यही था। बिंबिसार जब आए थे तो उन्होंने गिरिब्रज राजगीर को ही बनाया था, दोनों एक ही है। अपना राजधानी उदयन पाटलिपुत्र को बनाया था, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। शिशुनाग ने वैशाली को बनाया था, कालाशोक ने पाटलिपुत्र को, नंद वंश ने पाटलिपुत्र को, और मौर्य वंश ने भी पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। थोड़ा सा अलग ये हो जाता है कि कुषाण वंश ने अपना मथुरा यानी पुरुषपुर को बनाया था। कलहन द्वारा राजतरंगिणी जो लिखा गया है उसमें कुषाणों के बारे में ही पूरा चर्चा है। देखिए गुप्त वंश के बारे में कहता है पाटलिपुत्र अपना राजधानी रखा था और पाल वंश ने अपना मुंगेर को रखा था। मुंगेर बिहार में है। कुछ किताब को अच्छे से देखते हैं जरा। कह रहा है अर्थशास्त्र को लिखा है कौटिल्य ने और ये राज प्रबंधन के लिए है, यानी कि ये राजनीति पर आधारित है। बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्व घोष ने, बौद्ध धर्म का महाकाव्य है ये। प्राज्ञा पारमिता जो है नागार्जुन का है, शून्यवाद का सिद्धांत है इसके अंदर। CU की जो है हेनसांग का लिखा हुआ किताब है, भारत यात्रा का विवरण है। इंडिका जो है मगास्थनीज का, इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण है। मिलिंद पनोह जो है नागसेन का है, इंपॉर्टेंट है ये। बैक्टीरियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप की संग्रह है इसमें। आगे देखिएगा आप, तो ललित विस्तार है, ये बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है ललित विस्तार में। महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां इसके अंदर देखने को मिलेगा। आइए मध्यकालीन भारत का इतिहास जब हम शुरू करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है सिख धर्म हो जाता है। स्टार्ट होता है आपका तुर्क शासन में बिहार, उसका स्थानीय वंश जिसको कर्नाट वंश बोलते हैं, सल्तनत काल में बिहार, फिर मुगल काल में बिहार, फिर लास्ट में अफगान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी जिसको बोलते हैं, फिर सिख धर्म। इन सभी के बारे में हमको आज चर्चा करना है। तो चलिए शुरू कर रहा हूँ, आराम से देखिए, समझ में बातें सब आएगी। देखिए तुर्क शासन जब बात करिएगा तो तुर्की का कौन था? बख्तियार खिलजी। आप याद रखिएगा कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। दैट्स द इंपॉर्टेंट कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। जब तुर्क शासन आया था उस समय कर्नाट वंश था उत्तर बिहार में। कह रहा है बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार यानी बिहार शरीफ जिसको बोलते हैं, उदंतपुरी बिहार की बात करें तो बिहार शरीफ की विजय थी, जो कि 1198 ईस्वी में उसने किया था। यानी सबसे पहले उसने क्या किया? उदंतपुरी बिहार यानी कि बिहार शरीफ को उसने सबसे पहले जीता था बख्तियार खिलजी 1198 में। आगे देखिएगा, बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उदंतपुर के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, उसको नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में था। कह रहा है बिहार शरीफ में उदंतपुरी वाला था। इस विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। आगे कहा उसने 1203 से लेकर 1204 में नदिया यानी बंगाल, नदिया मतलब क्या होता था? बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी था। नदिया यानी बंगाल जो था सेन वंश की राजधानी था। उस समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन से बिना लड़े ही डर कर भाग गया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर एक मिनट, माफी चाहते हैं, लक्ष्मण सेन जो है बिना लड़े ही भाग गया था। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1203 से लेकर 1204 में क्या हुआ? नदिया बंगाल में चढ़ाई करके सेन वंश का राजधानी वहां पे था उस जगह पे। ठीक है, तो क्या करता है? सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। जब ये वहां चढ़ाई करता है तो बिना लड़े ही भाग जाता है, जिससे वहां अधिकार कर लेता है बख्तियार खिलजी और लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है। करा बख्तियार की हत्या उसके ही उत्तराधिकारी अली मर्दान ने कर दी। कह रहा है उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। फिर से सुनिए, बख्तियार की हत्या करके उसके ही अधिकारी था अली मर्दान ने किया और उसके शव को इमादपुर बिहार शरीफ में ही दफन किया गया है।
था तुर्की वाला, लेकिन यहीं पे उसका दफन किया हुआ है। स्थानीय वंश में कर्नाट वंश, जैसा आपने अभी सुना, तब मिथिला के कर्नाट वंश कहाँ पे था? एक कर्नाट वंश मिथिला में। पाल वंश के, गौर से सुनिएगा, पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत यानी मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हो गया था। जब भी कोई वंश खत्म होता है तो कोई ना कोई वंश जो है आगे बढ़ता ही है। देखिए, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। नान्यदेव जो थे कर्नाट वंश के संस्थापक थे। एग्जाम में एक बार आया हुआ है पहले। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ था, वर्तमान में नेपाल। सिमरावगढ़ वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, उसकी राजधानी। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। फिर से सुनिएगा एक बार। बख्तियार खिलजी ने बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग दिया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था उस वक्त। देखिए, कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरील तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मनाथ स्वामी ने किया है। फिर से एक बार सुनिएगा, यहाँ पे क्या एक बात लिख दिया गया है। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति, कर्नाट वंश पर क्या होता है, तुर्क सेनापति, तुर्की का एक सेनापति था तुगरील तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्म स्वामी ने किया है। तिब्बत के एक धर्म स्वामी है, उन्होंने कहा है बात कि कर्नाट वंश के ऊपर तुगरील तुगन जो है उसने अभियान किया था। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। एक बार फिर से सुनिए इस लाइन को, कि दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने, कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक जो थे हरि सिंह देव थे। फिर से सुनिएगा, गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट का जो शासक था वो था हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जो है 1279 से लेकर 1335 तक समाज सुधारक भी थे। हरि सिंह देव जो थे, आगे सुनिएगा, हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था, पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था। अगला है सल्तनत काल में बिहार की बात करिए, क्या चल रहा था तो सुनिएगा। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा, मतलब दोनों तरफ से आकर लड़ता था, बीच में बिहार फंस जाता था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान, गौर से सुनिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, जिसने बिहार का अभियान किया। उसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया था, 1225 में, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। अगला है तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था। तुगलक काल जब था तो बिहार पर बेहतरीन तरीका से वास्तविक नियंत्रण था। अगला है 1324 से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय किया था। ऊपर में आपने अभी देखा था गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, कर्नाट क्षेत्र पे अपना अधिकार कर के रखा था। आगे सुनिएगा कि फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन के बाद फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया, पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे कहता है राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिलता है। एक बार फिर सुनिए, फिरोज शाह तुगलक अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था, पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। आगे कहता है राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उनके अनुदान के बारे में पता चलता है कि उसने अनुदान दिया था। आगे है तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। तुगलक काल में क्या होता है, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में सबसे ज्यादा वहां पे चर्चा होती थी। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम, तुगलक काल का अगर बात करेगा तो बिहार प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है मलिक इब्राहिम है का, जो मलिक बयां कहलाते थे, जो मलिक बयां कहलाते थे। इसका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित था। इसका मकबरा कहाँ था? बिहार शरीफ में पहाड़ी पर। आगे कहता है 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। फिर से सुनिए, 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की जो रचना है तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है।
आगे अफगान शासन में बिहार क्या था, तो सुनिएगा। करा सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त कर रखा था। सिकंदर लोदी क्या करा था, 1559 से लेके 95 से लेके 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किए हुए था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दिया था। इब्राहिम लोदी का मृत्यु हुआ, दरिया खान नुहानी का पुत्र जो था, क्योंकि इसी को राज्यपाल नियुक्त किया था, बहार खान नुहानी जो था, कहा स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। फिर क्या होता है, बाबर से बचने के लिए अफगान का शासक जो था महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए कहाँ आ गया, बिहार आ गया। अगला कहता है बाबर ने 1529 में घाघर के युद्ध में बिहार के इस अफगानों को पराजित कर दिया। बाबर क्या किया, 1529 में घाघरा के युद्ध में इनको पराजित कर दिया। अगला है घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेर शाह घाघरा का युद्ध हुआ, उसमें शेर शाह के नेतृत्व में अफगान फिर से आगे बढ़े। शेर शाह सूरी से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। पहला कह रहा है कि शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था, उसके पिता का नाम था हसन खान था, जो सासाराम के जमीन जागीरदार था। देखिए फिर से सुनिए, शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था, उसके पिता का नाम हसन खान था, जो सासाराम के जागीरदार थे। अगला है शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था, एग्जाम में आया हुआ है। अगला है बहार खान नुहानी ने फरीद खान को शेर खां की उपाधि दे दी। बहार खान नुहानी जो थे, उसने फरीद खान को शेर खां कहा। अगला है शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने नुहानियों की पतन के बाद बहार खान की विधवा दूदू बेगम से विवाह करके बिहार के क्षेत्र को अधिकार किया अपना। अगला है शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल पर क्या कह रहा है, बंगाल को पराजित कर उस पर अपना अधिकार करा था। नेक्स्ट आप सुनेंगे कि 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। फिर से सुने, 1539 में क्या किया, चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं को पराजित कर दिया, उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। अगला है 1540 में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की। मतलब शेर शाह सूरी था और सूर्यवंश की स्थापना दिल्ली में किया 1540 में। 1541 में शेर शाह ने पटना दुर्ग का निर्माण करवाया, पटना का दुर्ग बनवाया, इस नगर को बिहार की राजधानी भी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में मिलता है। अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में इसका वर्णन मिलता है कि शेर शाह ने 1541 में पटना में दुर्ग का निर्माण करवाया। शेर शाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया। शेर शाह ने 1543 में रायसीन को जीत लिया, 1544 में मारवाड़ विजय किया और 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अगर नहीं फटा होता गोला तो और भी वो बहुत कुछ कर सकता था। कालिंजर अभियान में गोला खुद का ही फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की आधार मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। फिर से सुनिए, शेर शाह ने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह हुआ, पुत्र जो है इस्लाम शाह ने बनवाया। आगे कृत्रिम झील के मध्य स्थित इस इमारत आकार में अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। आगे सुनिएगा, कह रहा है शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था। बिहार में रोहतास किला बनवाया था। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। जब्ती प्रणाली चलवाया था शेर शाह ने, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता। बाद में इसे अकबर ने भी अपना लिया था। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित प्रशासन प्रणाली के प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार भी किया था शेर शाह ने। शेर शाह के बाद उसका पुत्र आता है जलाल खां, इस्लाम शाह भी कहते हैं उसको। जलाल खां को इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। नाम था उसका जलाल खां, लेकिन उपाधि धारण क्या चीज का कर रखा था, एक मिनट दीजिए मुझे, उपाधि धारण कर रहा था इस्लाम शाह का। आगे जब देखेंगे आप तो कह रहा बाद में
सूर्यवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। फिर से बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। आगे सुनिएगा, मुगल काल में बिहार क्या आता था। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताजा खां करारानी ने नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। फिर से सुनिए, दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खान करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन किया गया। ताज खान करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। फिर से सुनिएगा, ताज खान करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान के प्रति नीति अपनाया था, लेकिन इसी का जो पुत्र होता है ताज खान करारानी का, उसका नाम था दाऊद खां करारानी, उसने विरोध किया था। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया था। आगे 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। तो पूछा भी जाता है कि दाऊद खान को पटना से किसने खरीदा, तो अकबर ने। और सुनिए, अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खान को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ था। दाऊद खान जो बिहार का था अंतिम शासक सिद्ध हुआ। कहता है 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा यानी प्रांत दर्जा दिया गया कि अब ये क्या है, मुगल का एक अपना सूबा या प्रांत अब हो गया है 1580 में। अगला कह रहा है, अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया, क्योंकि ऐसी तो होगा नहीं, प्रांत बनेगा तो फिर उसका गवर्नर होगा। तो अकबर द्वारा मुनीम खां को वहाँ बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह ने बिहार का प्रांतिपति, फिर से सुनिए, अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 से लेकर 1594, बहुत लंबा समय, 1587 से 4 3 7 साल बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। आगे कहा जा रहा है, मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। मानसिंह के समय क्या हुआ, रोहतास को बनाया हुआ था बिहार की राजधानी। आगे कह रहा है, जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगल का अधिकार स्थापित हुआ। ये झारखंड का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मुगल को हीरा और सोना प्राप्त होता था। अगला है, जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। जहांगीर ने क्या किया, 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। अब उसी को चीज समझिएगा, औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र, मतलब पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति यानी सूबेदार नियुक्त किया। आगे है, अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यकरण करा था। फिर से सुनिएगा, अजीम, राजकुमार अजीम को, जो औरंगजेब का पौत्र था, पोता था, 1702 में बिहार को दिया गया था, सूबा का प्रांत बना दिया गया था, सूबेदार बनाया गया था। तो अजीम ने अपना पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका क्या काम कर दिया था, सौंदर्यीकरण किया था। आगे कहता है, उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। सबसे पहले आपका आ जाता है कि वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। वो कौन था, तो आपके फर्रुखसियर 1713 में। लेकिन फिर 1761 में फिर होता है पटना में, शाह आलम द्वितीय भी अपना राज्याभिषेक करवाया था। आगे सुनेंगे, कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। बिहार बंगाल का ही भाग बन गया। आगे है, मुर्शीद कुली खां 1727 तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। 1727 तक मुर्शीद कुली खां रहा सूबेदार, बिहार बंगाल उड़ीसा तीनों जगह का। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। उसके बाद क्या, मुर्शीद कुली खान के बाद सरफराज खान नवाब बना। अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध किया। अलीवर्दी खान ने गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज खान को पराजित किया। अलीवर्दी खान, और कहता है बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। ठीक है। आगे कह रहा है, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र पर उसका
प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा लगातार। अलीवर्दी खान ने क्या किया, एक मिनट जी हाँ, अलीवर्दी खान ने क्या किया कि गिरिया का युद्ध किया 1740 में सरफराज खान को तो पराजित कर दिया और बंगाल का नवाब बन गया अलीवर्दी खान। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना लिया। 1756 तक, 1740 से 1756 तक यानी 16 वर्षों तक अलीवर्दी खान की मृत्यु तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का वह प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करता रहा। अब कुछ सिख धर्म से क्वेश्चन बनता है, उसको समझ लीजिए। कह रहा सिख धर्म और बिहार, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, ये पता है। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर और भागलपुर आदि की यात्रा भी किया था गुरु नानक देव जी। कह रहा सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर, 9वां गुरु कितना, श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ पे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। थोड़ा सा समझने का फिर से कोशिश करिएगा। सिख धर्म का कहानी कुछ कैसा है, पहले तो ये जानिए सिख धर्म के 9वें गुरु बने थे तेग बहादुर। उन्होंने सासाराम गया होते हुए पटना आए थे और यहीं पे वो अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी, और पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। अगला कहता है सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। इनके जो पिताजी थे तेग बहादुर, ये 9वें गुरु थे। और सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और 26 दिसंबर 1666 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये बहुत बार आता है कि खालसा पंथ कब बना है, तो देखिए 1976 में क्या होते हैं, देखिए 1666 में उनका जन्म होता है, बात समझ में आया। और फिर 1676 में गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने, मतलब कितना साल बाद, कुछ देखिए ना, 10-11 साल लगा। 66 और 4 इधर 10, तकरीबन 10 साल लगा है। 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में बन गए। और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। आगे कहा जा रहा है कि तख्त श्री, गौर से सुनिएगा, तख्त श्री हरमंदर साहब पटना साहिब जिसको बोलते हैं, तख्त श्री हरमंदर पटना साहब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तो आइए इसको भी आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक बिहार का इतिहास जब बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का प्रवेश होगा, फिर जनजातीय विद्रोह होगा, 1857 का क्रांति और बिहार, फिर राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, और उसके बाद पृथक बिहार का गठन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, फिजिक्स चल रहे हैं, पॉलिटी चल रहे हैं, केमिस्ट्री चल रहे हैं, सारे खान सर के अभी चला रहे हैं, और ये एडुटेरिया का है। इसके बाद चल रहा है मैथ्स, एक और मैथ्स अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आपको जो क्लासेस चाहिए वो सारे क्लासेज आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। आप बस वीडियो लगातार देखिए और रिवीजन करते रहिए। देखिए बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, ये तो पता है। हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। हुगली मतलब कलकत्ता से नाव के द्वारा वो कहाँ आते थे, पटना तक आते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि ले जाते थे। क्या क्या ले जाते थे, सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले ले जाते थे। अगला कहता है कि 1632 ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। आज भी पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत जो था उसमें डचों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में था। जैसे कि पुर्तगाली आए थे तो उसने जो चीज़ लिया, जैसे सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले, उसी तरह डच जब आया तो पटना के उत्तरी जो इमारत था पटना कॉलेज का, उसमें अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, और उसने सूती वस्त्र और सोरा ये सब चीज़ ही इकट्ठा करता था और फिर ले जाने में उसको आसानी होती थी। आगे का रहा कि अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया अंग्रेजों ने, लेकिन वह 1621 में बंद हो गई, मतलब 1 साल ही चल पाया। करा उनके व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिला जाकर। करा है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। 1632 में पीटर मुंडी बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा कि डच कंपनी व्यापार कर रही है। फिर अंग्रेज अपना दिमाग लगाया। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग,
पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। फिलहाल सुनिए गौर से, अंग्रेज अपनी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान कहाँ, गुलजार बाग हो गया, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। अगला है, डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। डेनिश भी आया था, वो 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री लगाया था। आगे देखेंगे, कह रहा है कि मुगल शासक फर्रुखसियर जो है 1713 से लेकर 19 तक और ने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी थी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर से सुनिए, मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1713 से 19 में क्या किया था, मतलब इसका शासन था फर्रुखसियर का। 1717 में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं सिक्का प्रयोग करने का मान्यता दे दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। बंगाल, बिहार और अंग्रेज की बात करते हैं। देखिए, अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगल से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापार हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। एक बार फिर से इस लाइन को मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत काम का है। एक बार सुनने का कोशिश कीजिए फिर से कि अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक हो गया था। जब आगे देखिए तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती जो था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नाती था, अलीवर्दी खां का मृत्यु 1756 हुआ, उस सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसका 23 जून 1757 को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला जय हो गया। इसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। मीर जाफर को कहा गया, अंग्रेज ने कहा कि भाई अब तू बन जा, लेकिन मेरा बात मानना। 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों का बात सुनना बंद कर दिया था, तो फिर उसको मारकर हटाकर फिर उसके दामाद को ही मीर कासिम को लालच देकर बनाया गया। आगे कहता है, मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को काम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए, मतलब अंग्रेज बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहा था मीर कासिम को, तो अपनी राजधानी को कहाँ लेकर चला गया, मुंगेर स्थानांतरित किया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों का समाप्त कर दिया। इसमें ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी, मतलब स्थानीय व्यापार को अगर वो कर समाप्त कर देगा तो सामान उसका ज़्यादा बिक्री होगा, तो इससे ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगे। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आया और पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम को, जैसे मीर जाफर को वहाँ मुंगेर में बना लिया, तो फिर मीर कासिम वहाँ से भाग कर आया कहाँ पे, 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आया और पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। मतलब मीर जाफर एक तो पहला नंबर काम क्या किया, मीर कासिम, कि वहाँ पे मुंगेर में मीर जाफर को बना दिया गया था। तो फिर 1763 में मीर कासिम पटना आया और अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार किया। इसके बाद मीर कासिम क्या, नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। फिर से सुनिए, तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई और अंग्रेज जीत गया। देखिए, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। कहा 25 लाख रुपया तुमको देंगे सालाना और हम यहाँ अब अपना वो करेंगे, उस लेंगे दीवानी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। आगे कह रहा है कि 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सितार राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। फिर से सुनिए, 1766 में पटना स्थित फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी
मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का द्वारा नायाब दीवान बनाया गया। 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया ये सब बहुत ज़्यादा ये अकाल के चपेट में आ गया था। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ गया। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। ठीक है, तो उनके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया। फिर से सुनिए एक बार। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया। आगे है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित है। तमार विद्रोह, गौर से सुनते रहिएगा, 1789 से लेकर 94 तक छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802 तक हुआ था, पलामू में हुआ था। ठीक है, भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता थे। हो विद्रोह जो है वो 1820 से लेकर 21 में हुआ था, सिंहभूमि झारखंड में हुआ था। कोल विद्रोह का बात करेगा 1831 से 32 में छोटा नागपुर में हुआ था। बुद्धो भगत इसके क्या थे, एग्जाम में आया हुआ है, समझे, नेतृत्व करता थे, यहाँ से जरूर उठता है क्वेश्चन। संताल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, संताल परगना में हुआ था। और सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव, झमरी तमरी दो बहन भी, ये सभी इसमें थे संताल विद्रोह में। अगला है सरदारी विद्रोह। ठीक है, 1858 से 1895, छोटा नागपुर और सिंहभूमि का क्षेत्र झारखंड वाला। मुंडा विद्रोह जो था 1895 से 1900 में हुआ था, छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके हेड थे। ताना भगत विद्रोह जो हुआ था 1913 से 14 में हुआ था, गुमला में हुआ था। और जतरा भगत इसके क्या थे, नेतृत्व करता थे। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं जरा। देखिए, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसमें दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। इसको दामन एक कोह के नाम से जानते हैं। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोग यानी दीकुओं द्वारा शोषण, यानी दीकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव ने किया था। खरा यह विद्रोह सफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869, अगला है संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। अब अगला आप जब आइएगा तो मुंडा विद्रोह की बात होगा। तब कह रहा है कि यह जनजाति पहले तो यानी 1895 से 1900 तक हुआ था। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह के व्यापक के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण, फिर से वही बात, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त किया था। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। यहाँ पे कह रहा है कि इस विद्रोह का तीव्र जो है 1899 में रहा, जब स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। कई स्थान पर अंग्रेज हारा था। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को हैजा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। फिर से सुनिए, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 में हैजा के कारण इसका मृत्यु हो जाता है। आगे कह रहा है कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब ये 1857 के क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन, जैसे बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ करा था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी
राय बरेलवी जिनको कहते हैं ने नेतृत्व किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेली राय बरेली ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन का रूप भी बदल गया। वहाबी आंदोलन आप पढ़ रहे हैं। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर और दूसरा केंद्र पटना में था। आप वहाबी आंदोलन पढ़ रहे हैं। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा गया था। वहाबी आंदोलन चल रहा है। इसमें कह रहा है सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में आने अपने चार प्रतिनिधि चुने। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। पहला का नाम था इनायत अली, दूसरा का नाम था विलायत अली, उसका था फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। करा बंगाल का फरायजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। बंगाल में जो फरायजी आंदोलन हुआ था वो वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में क्या होता है कि अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई अतः आंदोलन को दबा दिया गया। एक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ नोनिया विद्रोह जो 1717 से लेकर 70 से लेकर 1800 तक चला, 30 सालों तक। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई। इसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया अतः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। एक और विद्रोह है जो लोटा विद्रोह है 1856 का। इसको समझिए जरा। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। ठीक है। कह रहा है जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणामस्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ गया था। 1857 में आई है, 56 तो 1 साल पहले का बात है। अब कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से शुरू हो गया। 1857 का जब क्रांति हुआ था 12 जून, ठीक है, 1857 को देवघर जिले में रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिकों द्वारा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। फिर से सुनिए, इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। आगे कहता है रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोह सैनिकों को फांसी दे दी गई। फिर से सुनिए, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया, विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। आगे कहता है पटना में विद्रोह का 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। 3 जुलाई को पटना में विद्रोह का नेतृत्व पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। बिहार में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। बिहार में अफीम एजेंट जो था डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 1-2 नहीं, 17 व्यक्ति को फांसी पर लटकाया। आगे कर रहा है 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या भी कर दी। आगे कहता है उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों के शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालिक सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालिक सारण हो गया, तिरहुत हो गया, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू किया। आगे कहा जा रहा है आपको कि विद्रोह सैनिकों ने एक झुंड में भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल में 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उसने टिकारी राजा पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए थे। अगला है जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुई 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया। उन्होंने कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। समझ रहे हैं। आगे बताता था 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। जो आरा क्षेत्र से जाते थे वहाँ पूरा पर वो अधिकार कर लेते हैं। सत्ताईस जुलाई के दिन
आगे जब सुनेंगे तो कह रहा है आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डरबन मारा गया। अगला है लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अगला है रीवा बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे और उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। फिर से सुनिएगा, आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डरबन मारा गया लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। अगला है दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में जो सेना आया था, कुंवर सिंह ने उसको बेहतरीन तरीका से हराया। आगे है कि शिवराजपुर घाट यानी गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह के बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो, उन्होंने कहा। 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। आगे सुनिएगा, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। मतलब अमर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और हरिकिशन सिंह इसका पूरा साथ दे रहे थे। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकारी को पुनः स्थापित हो गया। अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। अगला कह रहा है कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में सुनिए। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया। जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो बिहार के 31 प्रतिनिधि भाग लिया, पहला वाला में एक भी नहीं था। ये पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन। बिहार के हुए कांग्रेस में अधिवेशन को समझिए। 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में। ये बांकीपुर बिहार में हुआ था। RN मधोलकर इसके हेड थे, अध्यक्ष थे। 37वां अधिवेशन जब हुआ 1922 में, गया में हुआ था। 22वां नंबर वाला चित्ररंजन दास के हेड थे। फिर 54वां अधिवेशन हुआ था जो 1940 में हुआ था। रामगढ़ झारखंड में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसमें हेड थे। फिर से सुनिए, 54वां जब हुआ था 1940 में, रामगढ़ झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इसमें अध्यक्ष। एक चीज़ और समझना है आपको यहाँ पे कि बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार में क्या हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। 20 जुलाई 1905 को कराए। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी भी कर दिया गया। आगे सुनिएगा, करा विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में क्या हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। आगे कहता है बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षा बंधन मनाया गया। फिर से सुनिए, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगला है विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। विरोध को सशक्त बनाने के लिए क्या हुआ? बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। कब किया गया? बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 को समझिए। कह रहा है मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री बम कांड में उसकी मृत्यु हो गई। फिर से एक बार सुनिए कि मुजफ्फरपुर बम कांड, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया। फिर से सुनिए, मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री की थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। अगला कहता है घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। ठीक है, आगे कहता है प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए थे।
एक तो प्रफुल्ल चंद्र चा की खुद का हत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस पूसा से पकड़े। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई। आगे समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है होम रूल आंदोलन और बिहार। तो 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। ठीक है। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। अगला है खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णबंधु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। अगला श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार मैं इसको बताऊंगा फिर से। देखिए, होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल हुआ। पूना कहाँ? महाराष्ट्र में है। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हो गया। कब? 16 दिसंबर 1916 को। आगे कहता है खान बहादुर, फिर कह रहा है सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 तथा दूसरी बार 25 जुलाई 1918 पटना आई थी। 2 बार आई थी एनी बेसेंट। 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया कि क्या है होम रूल। आगे कह रहा है इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917 को समझिए। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित था। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था। आगे कह रहा है कि इस व्यवस्था के प्रति किसानों को काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी अतः आर्थिक रूप से शोषण हो रही थी। कह रहा 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल कह रहा था। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। इस समस्या पर कांग्रेस को ध्यान आकृष्ट करवाया। ब्रज किशोर प्रसाद ने इसका प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार का आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया गया। आइए और समझिए। और गांधी जी अभी आए ही थे कुछ दिन पहले, तो वो तो एकदम अभी थे ही हर काम करने के लिए तैयार। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 में पटना पहुंचे थे। 10 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से पहुंच के पटना और 15 अप्रैल 1917 में इनको वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे थे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक, गौर से सुनिएगा, चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी का चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की कि 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ देना चाहिए। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपा गांधी जी ने। आगे सुनते रहिएगा कि परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के संयुक्त FG सलाई थे। महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरि सिंह प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी आदि के अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने के लिए अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी भारत का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। आगे है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, धरणीधर थे, मजहरुल हक थे, राजकुमार शुक्ल थे, राम नवमी प्रसाद थे, शंभू शरण थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया था। प्रथम सत्याग्रह था ये। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर
जून 1919 में मधुबनी जिले में किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राजा के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। गौर से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ये एक लाइन से मात्र क्वेश्चन बना हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राजा के विरुद्ध आंदोलन किया था। दरभंगा राजा आप सुने होंगे। किसान सभा है, उसके बारे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर हाल में बनता है। 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हो गया। कहाँ पे हुआ था? मुंगेर में। फिर का श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष तथा सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव बनाए गए। देखिए, श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष तथा सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह जो थे, ये जो किसान सभा था मुंगेर वाला 1922-23 वाला, इसमें सचिव बनाए गए थे। आगे कह रहा है कि 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। अगला है नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। फिर से एक बार सुनिएगा, यहाँ पे क्या हुआ। औपचारिक तौर पे जो किसान सभा की स्थापना हुआ पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1928 में किया, लेकिन नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में, नवंबर के समय में सोनपुर मेला लगता है, तो सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह ही बने थे। अगला करा, बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि बिहार किसान आंदोलन जब होता है, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा इसमें शामिल थे। आगे कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। तीसरी अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता 1935 में हाजीपुर में हुआ था। फिर से सुनिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता 1935 में हाजीपुर में हुआ था। जो पटना से आप जाते हैं गांधी सेतु से, तो जड़ुआ होते हुए आप हाजीपुर ही पहुंचते हैं। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। फिर से सुनिए, नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध में संघर्ष करा था। आगे जब सुनेंगे तो कह रहा है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान खोजना था। कुछ इंपॉर्टेंट अब यहाँ से तालिका को देखिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा और सम्मेलन, प्रथम जो सम्मेलन हुआ था सोनपुर में हुआ था 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। अगला द्वितीय सम्मेलन गया में हुआ था 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तृतीय हाजीपुर में हुआ था 1935 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो तीनों याद रखिएगा, एक में आप बदलते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। सोनपुर, गया, हाजीपुर 1929, 34, 35 में हुआ था। अब यहाँ समझ लिए कौन कहाँ से थे। प्रमुख किसान नेता थे यदुनंदन शर्मा, गया से थे। कार्य क्षेत्र था यमुना कारी जो थे दरभंगा और सारण का क्षेत्र था। राहुल संकृत्यायन का अंबारी यानी सिवान का क्षेत्र था। कार्यानंद शर्मा मुंगेर यानी बरहिया ताल का क्षेत्र था। यदुनंदन शर्मा गया, यमुना कायरजी दरभंगा सारण, राहुल संकृत्यायन अंबारी सिवान और कार्यानंद शर्मा जो थे मुंगेर बरहिया ताल, ये क्षेत्र था इनका। अगला है खिलाफत आंदोलन। बिहार की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खलीफा आंदोलन 1919 से 23 तक चला था। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई जिसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। फिर से सुनिए, नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई जिसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार में सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया था। 19 मार्च 1920 को बिहार में भी सभी मुसलमान ने हड़ताल किया। 1920 में खलीफा आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित हो रहा था,
लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद समाप्त करने के बाद खलीफा आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि खलीफा का पद ही खत्म कर दिया। तुर्की में मुसलमान शासक कमाल पाशा जो था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की में 1924 में क्या किया, खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, जिससे कि ये जो आंदोलन चल रहा था खलीफा आंदोलन खुद ही खत्म हो गया। आगे असहयोग आंदोलन और बिहार की बात करते हैं। तो देखिए, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्णतः स्वीकृति दी गई। बिहार में इसे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। फिर से सुनिएगा, बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। आगे था असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक के, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी सभी जो थे विधायिका का चुनाव में भाग लेने वाले थे, लेकिन सभी ने छोड़ दिया था। आगे राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा जो था वो भी छोड़ दिया, वकालत करते थे राजेंद्र प्रसाद, छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। आगे कहता है, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया और इसके प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। अगला है, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलपति तथा ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी पढ़े आपने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक को इसके कुलपति बनाए गए और ब्रजकिशोर प्रसाद को भी कुलपति बनाया गया। अच्छा, दोनों में अंतर है, कुलाधिपति और कुलपति बनाया गया। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ के दान से प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम बनाया। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम को दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना को प्रचार प्रसार किया। फिर से सुनिए, 31 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से ही दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जो राष्ट्रीय भावना को प्रचार प्रसार कर रहा था। 22 दिसंबर 1921, अब आ जाइए सितंबर के बाद दिसंबर में, 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। युवराज जो थे प्रिंस ऑफ वेल्स, वो जब आए थे पटना में आगमन हुआ, बिहार में हड़ताल कर दिया गया था। आगे कराया 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सजाद द्वारा इमारत ए सरिया स्थान का गठन फुलवारी में किया गया। फिर से सुनिए, ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सजाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी शरीफ में किया गया। फुलवारी जो कि फुलवारी शरीफ है अभी करा है। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की कुछ बात करिए, तो स्वराज पार्टी और बिहार की क्या बात है। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार में गया में हुआ। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार गया में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे, CR दास। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार किया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। ये चाहते थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। इन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी कर लिया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, 23 में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख बने थे। याद रखिए, श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे।
बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार की क्या बात हुई थी, तो देखिए साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यही कारण है भारत में इसके आगमन पर विरोध हुआ था। 28 फरवरी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत के मॉन्टेग्यू चेम्स पर सुधार 1919 के जांच का उद्देश्य से आया था, 1928 वाला में आया था। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। बिहार में, गौर से सुनिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। बिहार में कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था इसका। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में नौजवानों ने इसका खूब विरोध किया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना किया। 1934 में पटना में के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। फिर से सुनिएगा, 1934 पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इनके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूर को संगठित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। कह रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन और बिहार की बात करिए, तो देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। आगे कह रहा है कि प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में क्या करना, स्वाधीनता दिवस से उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ कर दिया। 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का विरोध भी किया गया। अगला है मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दी। छपरा जेल में जितने कैदी थे वो सभी ने क्या कहा, कपड़ा नहीं पहनेंगे, विदेशी, हड़ताल कर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के आंदोलन चलाया गया कि चौकीदारी कर नहीं देना है हमको। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस के अवैध संगठित घोषित कर दिया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीना की कैद दिया गया। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करा। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने क्या, भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा था। सबने अवज्ञा आंदोलन। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 को समझिए जरा, अच्छा है। देखिए जनवरी 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव हुए थे। बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ था। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय हो गया था। फिर से सुनिएगा, चुनाव में 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय हुआ। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिल गया। विधान परिषद में भी कांग्रेस का बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण सिंह लाजमी बनेंगे। राज्यपाल द्वारा संवैधानिक कार्यों के हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। पहले बोला गया, यहाँ पे कह रहा है आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 1937 जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव हुआ। गौर से एक बार फिर से सुन लीजिएगा। चुनाव में 152 स्थानों में 107 कांग्रेस चुनाव लड़ा और 98 पर जीत गया। कांग्रेस में बिहार में
पूर्ण बहुमत मिला था। इसमें हमने बताया था कि राज्यपाल एमजी हैमिल्टन ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण को सरकार बनाने के लिए कहा है। गौर से सुनते रहिएगा। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण ने सरकार बनाने का इनकार कर दिया। कहा कि भाई श्री कृष्ण सिंह ने कि आप बीच में नहीं टोक टाक करेंगे, हमको काम करने देंगे। उसने नहीं आश्वस्त कराया कि हाँ ठीक है हम नहीं करेंगे, तो इन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। आगे का मैं गलत क्लिक कर दिया, थोड़ा देर दीजिए मुझे। रुक जाइएगा जरा। यहाँ पे कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रथम प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। फिर से सुनिए, कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण बिहार के प्रथम कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री बने। मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण प्रथम। और रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि भारत को भी शामिल किया गया, इसके विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया मुख्यमंत्री के पद से। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार में करा क्रिस्प मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दे दिया। तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 9 अगस्त को कांग्रेस ने प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार बांकीपुर जेल भेजा गया। एग्जाम में आया हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ भेजा गया, बांकीपुर जेल भेजा गया। अगला है बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार के विरोध में महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। अगला 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने, गौर से सुनिएगा, जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालिक जो जिलाधिकारी था WG आर्चर ने आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। 11 अगस्त 1942 को, गौर से सुनिएगा, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवपद चौधरी एवं जगजीत कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। फिर से सुन लीजिए, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी एवं जगपति कुमार करा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। आगे देखिएगा तो 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार संसाधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्होंने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल रखा गया। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात वे अपने 5 साथियों के साथ रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल से के दीवार फांदकर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन करा था। आखिरकार नेपाल में आज़ाद दस्ता का
प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन के नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली के शिकार हो गए। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा लगाना चाहते थे तब फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस ने गोली मार दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी जी थे। मुख्य केंद्र गांधी मैदान था, मतलब गांधी मैदान जो था भारत का वो था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान किया गया। मतलब 1942 में इसका नाम जो था पटना लॉन्च था और यहीं पे सब लोग इकट्ठा होते थे और विचार विमर्श करते थे। 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए और 8,783 को सजा हुई। 134 शहीद हुए और 382 व्यक्ति घायल हुए थे। 362 सॉरी। पृथक बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ था? पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1994 में पटना में बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। 1994 से पटना में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। किसका था? महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल के साथ मिलकर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखिएगा तो कह रहा है बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे और समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। आगे करा इसके पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराई गई। आगे करा 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक नए प्रांत गठित करने की घोषणा कर दी गई। अब कुछ आधुनिक बिहार से जुड़े हुए कुछ तथ्य है जो आता है एग्जाम में, सुन लीजिए जरा। कह रहा है कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग के प्रचार प्रसार किया। 1937 में 1938 में अब्दुल क्यूरी अंसारी ने मोमीन कांग्रेस की स्थापना किया। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्ति रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इनके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए थे। इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए थे। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला सेनानी कौन कौन थी? श्रीमती प्रभावती देवी थी, श्रीमती सैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्या वासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि थे। आशा सहाय जो थे 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटी और महिला को हथियार चलाना सिखाया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसी गोप की पत्नी श्रीमती जीरिया
जीरियावती देवी ने 16 अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। चंपारण में महात्मा गांधी और खादी की अर्थशास्त्र का रचना भी किया राजेंद्र प्रसाद जी ने। आगे सुनिएगा, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक लिखा। दो किताब का नाम है, भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक लिखा गया है। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। आगे है, 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजस्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1906 में क्या हुआ था कि श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने, ऐसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता में भी किया। 1916 में कलकत्ता शिक्षा सदस्य पर शंकर नारायण ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम इस प्रकार है, देखते हैं, रुक जाइए। गौर से देखिएगा जरा। ऐतिहासिक घटनाक्रम देख लेते हैं। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 1883 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। 1868 ईस्वी में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। 1844 ईस्वी में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान हुआ था। हर्यक वंश की स्थापना भी हुआ था। 1855 ईस्वी में उदयीन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया था। और 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुआ था। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक वीररथ की हत्या एवं शुंग वंश की स्थापना हो गया था। अगला है 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ हुआ था। 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। 635 ईस्वी में हेनसांग की बिहार यात्रा हुआ था। 673 में इत्सियांग का बिहार यात्रा हुआ था। 550 में पाल वंश की स्थापना हुआ था। 1158 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय हुआ था। 1225 में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान हुआ था। 324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार में अभियान हुआ था। 1359 से 60 में फिरोज शाह का बिहार में अभियान हुआ था। आगे है 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार में अभियान हुआ था। ये सभी अभी आपने पढ़ के आया है पीछे। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये। 1899 से 1900 में बिरसा आंदोलन हुआ था। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ था। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी हुआ था 1908 में। 1911 में पृथक बिहार प्रांत की घोषणा किया गया था। 1912 में पृथक बिहार प्रांत गठित भी हो गया था। 1913 में पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था। इंपॉर्टेंट है। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ, दोनों काम हुआ था 1916 में। फिर करा 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। देखिए 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार में होम रूल आंदोलन हुआ था और पटना विश्वविद्यालय 1 साल बाद, याद रखिएगा। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी हुआ था 1919 में। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ। मजरूर हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना भी 1920 में हुआ। 1921 में कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुआ। 1923 में देखिएगा बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। 1929 में प्रांतीय किसान सभा बना। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। 1931 में बात करिएगा तो कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हो गया। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र मिला। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन भी हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ और पटना सचिवालय गोलीकांड में 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद हुए थे। इंपॉर्टेंट है ये, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और 2 टॉपिक और है कि 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ। 1946 में कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया
और 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया। यहाँ पे हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन 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 मेरे दोस्त, अभी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा है, इसके बाद अभी बहुत चीज़ बचा है। मैं भी दिखाता हूँ, वेट करेंगे थोड़ा सा, मैंने ऊपर कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन पर देखिएगा, आपका आँख इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा देर रुक जाएगा। देखिए, बिहार इतिहास मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब क्या है हमें पढ़ना, सामान्य परिचय भी मैंने करा दिया। अब देखिए इधर बिहार की राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी हमें पढ़ाना है अभी हमें, और अभी बिहार की जनगणना पढ़ाना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन है, बिहार में पर्यटन पढ़ाना है, बिहार का, एक मिनट, दो बार हो गया है, कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ा देंगे। आगे देखिए, बिहार का अर्थव्यवस्था पढ़ाना है हमको। राज्य व्यवस्था अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है, ध्यान रखिए। पॉलिटी है एक, और एक अथी है। ये सभी सब सारे सब्जेक्ट कहने का मतलब भी बचा हुआ है पढ़ाना। और ये ज्योग्राफी हो जाएगा। आ जाओ ज्योग्राफी आ जाओ। अच्छा, स्टार्टिंग ज्योग्राफी से ही है इसका मतलब। चलिए देखिए, भूगोल है। इतना चीज़ अभी मुझे पढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।